पीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की वकालत की। 2. उनका मूल विश्वास एक जात, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर के नारे में व्यक्त हुआ। 3. उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिनमें अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैवदशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सर्वोत्तम रूप से सुमेलित है? ए. आयंकाली, बी. श्री नारायण गुरु, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. ज्योतिराव फुले। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु। अब जान लेते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के चेम्पाजंथी में हुआ था। वे एझावा जाति से थे जिसे तत्कालीन सामाजिक मानदंडों के अनुसार अवर्ण माना जाता था। उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की वकालत की। उनका मूल विश्वास मानवता के लिए एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर के नारे में व्यक्त होता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिनमें अद्वैत द्वीपिका, आत्मविलासम, दैवदशकम और ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल है। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए एक परोपकारी समाज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की। अरुविपुरम आंदोलन 1888 के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अरुविपुरम में एक शिव मूर्ति स्थापित की जो सामाजिक अन्याय, विशेष रूप से जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी जो निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश से रोकते थे। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1. हाइड्रोजेल कैंसर वाली जगह ट्यूमर साइट पर स्थानीयकृत दवा वितरण सुनिश्चित करता है जिससे उपचार की परिशुद्धता में सुधार होता है। कथन 2. हाइड्रोजेल कैंसर रोधी दवाओं के लिए एक स्थिर भंडार के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए नियंत्रित तरीके से छोड़ता है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को बचाता है तथा दुष्प्रभावों को कम करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। कैंसर चिकित्सा के लिए हाइड्रोजेल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्थानीयकृत कैंसर के उपचार के लिए एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल कैंसर वाली जगह ट्यूमर साइट पर स्थानीयकृत दवा वितरण सुनिश्चित करता है जिससे उपचार की परिशुद्धता में सुधार होता है। अतः कथन 1 सही है। पारंपरिक कीमोथेरेपी और सर्जरी कैंसर कोशिकाओं का उपचार करते समय स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोजेल कैंसर रोधी दवाओं के लिए एक स्थिर भंडार के रूप में कार्य करता है जो स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखकर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हुए दुष्प्रभावों को कम करता है। अतः कथन 2 सही है। जैव संगत और जैव निम्नीकरण अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड्स से बना यह हाइड्रोजेल ग्लूटाथियान GSH के बढ़े हुए स्तर पर प्रतिक्रिया करता है जो कैंसर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। हाइड्रोजेल जल आधारित त्रिआयामी बहुलक नेटवर्क है जो तरल पदार्थ को अवशोषित करने और बनाए रखने में सक्षम है। उनकी अनूठी संरचना जीवित ऊतकों की प्रतिकृति बनाती है जिससे वे जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं PRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 2. समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। पंचायती राज संस्थाएं PRI भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करती हैं। अतः लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के शासन की प्रणाली, इन्हें सभी राज्यों में सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है। चुनाव लड़ने और पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अतः कथन 1 सही है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो पुनर्गठित पंचायत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार मूल पंचायत के शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य करती है।
पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नहीं काम करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्राहक अधिग्रहण और लेन देन प्रसंस्करण की लागत कम करना। 2. खरीदारों को विविध उत्पाद और सेवा विकल्प उपलब्ध कराना। 3. एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना अनिवार्य करना। उपरोक्त में से कितने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा अप्रैल 2022 में लॉन्च किए गए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का उद्देश्य एक मुक्त, समावेशी और अंतर संचालन योग्य प्लेटफॉर्म बनाकर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना है। दिसंबर 2021 में एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित ONDC के संस्थापक सदस्य क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में एकाधिकारवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व को कम करने के लिए अंतर संचालन को बढ़ावा देना, ग्राहक अधिग्रहण और लेन देन प्रसंस्करण के लिए लागत कम करना और बाजार में भागीदारी का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय तथा भाषाई अंतराल को बांटना शामिल है। अतः कथन 1 सही है। इसके अतिरिक्त ONDC का उद्देश्य विविध उत्पाद और सेवा विकल्प छूट के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और बेहतर विकल्प प्रदान करके उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। अतः कथन 2 सही है। उल्लेखनीय रूप से ONDC मुक्त परिवेश और उत्तर संचालन को बढ़ावा देता है, जिससे विशिष्टता को अनिवार्य किए जाने के बजाय विक्रेताओं को कई प्लेटफॉर्मों पर काम करने की सुविधा प्राप्त होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है। 2. इसके तहत इस बात पर बल दिया जाता है कि परम वास्तविकता एकल और निराकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें अद्वैतवाद की अवधारणा पर बल दिया गया है। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था तथा यह उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके अनुसार परम वास्तविकता यानी ब्रह्म निराकार एवं अद्वैत है, जो सभी भेदों से परे है। अतः कथन 2 सही है। व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म के समान है और इनके बीच मिलने के माध्यम में मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, डी भारतीय उद्योग परिसंघ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने छठी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2024 रिपोर्ट जारी की। यह एक वार्षिक मूल्यांकन है जिससे अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और नीति निर्माताओं को लॉजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती है। लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक LPI की तर्ज पर की गई थी। इसका उद्देश्य सुधारों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनाइटेड टेरिटरीज में लॉजिस्टिक्स निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख कारकों को आधार पर लॉजिस्टिक्स निष्पादन का आकलन किया जाता है। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवा परिचालन और विनियामक परिवेश। सतत लॉजिस्टिक्स वर्ष 2024 में शुरू किया गया, अतः विकल्प ए सही है। यहाँ पर यूटी का फुल फॉर्म था यूनियन टेरिटरीज। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। 2. वर्ष 1863 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भारत का पहला गृह था। 3. उन्हें काव्य फुले 1854 और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 नामक 2 प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए पंडित रमाबाई, बी सावित्रीबाई फुले, सी ताराबाई शिंदे, डी सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले
हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले को उनकी 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हाशिए पर रहने वाले माली समुदाय में हुआ था। उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था, जिन्होंने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लिया, एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के साथ और दूसरा पुणे के नॉर्मल स्कूल में। उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। इस दंपति ने कुल 18 स्कूल शुरू किए और चलाए। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मंक्स जैसे शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की। वर्ष 1863 में ज्योतिराय और सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। उन्होंने काव्य फुले 1854 और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 नामक 2 प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी। साथ ही कविता गो गेट एजुकेशन भी लिखी। 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फुले ने की थी। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। 2. यह आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान प्रसारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV की खोज वर्ष 2001 में डच शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह एक वैश्विक श्वसन रोगजनक है जो फ्लू एवं कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। अतः कथन 1 सही है। यह न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें RSV, खसरा तथा कंठमाला जैसे वायरस भी शामिल हैं। HMPV मुख्य रूप से निकट संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है तथा आमतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में RSV और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य संक्रमणों के साथ फैलता है। अतः कथन 2 सही है। लक्षणों के आमतौर पर खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना आदि शामिल हैं, जो आमतौर पर 2 से 5 दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों तथा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को निमोनिया का अधिक जोखिम रहता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाले आर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक पौधों के जीवाश्म, बी पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां, सी प्रागैतिहासिक उभयचर, डी डायनासोर के प्रमुख समूह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डायनासोर के प्रमुख समूह। आर्निथिस्किया, सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा डायनासोर के 3 प्रमुख समूह हैं, जिन्हें उनके शारीरिक एवं आहार संबंधी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आर्निथिस्किया के तहत स्टेगोसॉरस और ट्राइसेरोटॉप्स जैसे चोंच वाले तथा पौधे खाने वाले डायनासोर शामिल हैं। सोरोपोडोमोर्फा के तहत डिप्लोडोकस जैसी लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर शामिल हैं और थेरोपोडा में टी-रेक्स तथा वेलोसिरैप्टर जैसी मांसाहारी प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से वेलोसिरैप्टर आधुनिक पक्षियों के पूर्वज हैं। डायनासोर प्रागैतिहासिक सरीसृप थे जो लगभग 245 मिलियन वर्ष पूर्व में से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक मेसोजोइक युग या ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस काल से संबंधित थे। यह अर्जेंटिनोसॉरस 110 टन के जो होते थे, जैसे विशाल जीव के साथ हमिंगबर्ड जैसे छोटे आकार के थे, यानी छोटे आकार के भी थे और बड़े आकार के थे। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लुई ब्रेल ने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में ब्रेल प्रणाली विकसित की, जो सैन्य संचार के लिए तैयार की गई नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। 2. ब्रेल प्रणाली में वर्षों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3x4 मैट्रिक्स में 12 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल 1।
लुई ब्रेल 1809 से 1852 का जन्म फ्रांस में हुआ था और 3 वर्ष की आयु में ही उनकी दृष्टि चली गई थी। 10 वर्ष की आयु में उन्हें पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में छात्रवृत्ति मिली, जहां उन्होंने एक सेना के कप्तान की नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित होकर ब्रेल प्रणाली विकसित की। अतः कथन एक सही है। ब्रेल प्रणाली में 3x2 मैट्रिक्स में 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग कर वर्ण बनाए जाते हैं, जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ध्वनि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद ब्रेल लिपि अभी भी स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जन्म से नेत्रहीन हैं। इस तरह से आज के वीडियो का यही अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।